हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9th के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 49 की पावर -1/4 डिवाइडेड बाय 49 की पावर 1/4, यानी कि 49 की घात -1/4 भाग में 49 की घात 1/4 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है 49, इसकी घात है -1/4 और ये भाग करना है किससे, 49 की घात 1/4 से। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ घात घटा में और यहाँ घात जमा में। इसको बोलते हैं घात और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, जो आधार है वो सेम है और जो घात है वो घटा में है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये भाग हो रहा है, इसका मान निकालना है, तो हम इसको भाग को चेंज करेंगे। तो हमने भाग को गुना में चेंज करा। अब कैसे करा, देखो कोई भी संख्या जिसके आधार बराबर हो और घात अलग हो और भाग हो रही हो, तो कोई भी संख्या अगर भाग हो रही हो तो जो बाद वाली होती है ना उसको पलट देते हैं हम। तो इसके नीचे 1 होगा तो ये हो गई 1/1 की घात n। तो ये ऐसे ही ये हुआ, ये यहाँ था ऊपर, यहाँ आ गया 1/49 की घात 1/4। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो घात है ये घटा में है, तो इसको भी जमा में करना होगा। घटा में कोई घात रह नहीं सकते, तो जमा में करने के लिए हमने क्या करा, हमने इसको भी पलट दिया, क्योंकि पलटने से जो घात घटा में थी वो जमा में हो गई। तो देखिए यहाँ पर भी ये जमा में हो चुका और ये भी। अब ये दोनों गुना हो रहे हैं, तो गुना के लिए क्या करेंगे हम, देखो जो घात है ये 1/4 इसके अंदर, दोनों के अंदर सेम है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी घात भी 1/4 होगी, इसकी घात भी 1/4 होगी। जो अगर इसकी घात अलग से लिखी होती तो अलग होती, नहीं एक ही लिखी हुई है तो यानी दोनों की घात सेम है, तो मैंने इनको सेम कर दिया। ठीक है, पूरा ब्रैकेट में 1/4 और ये भी पूरा 1/4। अब क्या करेंगे, देखो जब भी दो संख्याएं ऐसे गुना हो रही होती हैं और इनकी घात सेम होती हैं, अलग अलग होती हैं और संख्या का आधार सेम होता है, तो क्या करते हैं, इनको घातों को जमा कर देते हैं। जैसे 1/m गुना 1/n ये है, इसके अंदर 1 की घात m गुना 1 की घात n, इसके अंदर ये घातें जो दोनों अलग हैं, आधार एक ही है, तो इसको हमने 1 लिख दिया और इन दोनों को जमा कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही करा मैंने, इन दोनों इसको 1 लिख दिया और इन दोनों को जमा करा। अब 1 और 1 2, क्योंकि आधार सेम था, ये 4 आया। अब देखो इसको कैंसिल करा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/49 की घात 1/2। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है पावर घात जो इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो हमने अलग अलग से लिखा। पहले 1 के साथ भी इस घात को लिख दिया और 49 के साथ भी इस घात को लिख दिया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 1 की घात कोई सी भी होती है तो वो एक ही रहता है, चाहे 1 की घात आप कोई सी भी रख दो तो उसका मान एक ही आएगा। मगर जो 49 है इसकी आधा है, आधे का मतलब होता है रूट में वर्गमूल, तो हमने इसका वर्गमूल बनाया, वर्गमूल 49। ठीक है, अब वर्गमूल को हल करने के लिए हमें इसको डिवाइड, इसके फैक्टर करें, तो फैक्टर करें गुणनखंड करें, तो जो आए 7 × 7, यानी ये 7 का वर्ग है, तो इसका आंसर आया 7। तो हमारा पूरा आंसर हो गया 1/7। तो ये आंसर हमारा खत्म हो गया। तो अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ऑन सिंप्लीफिकेशन 4 का स्क्वायर की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर 1/3। अब इसको देखो, ये है कि 4 के वर्ग की घात 1/3 गुना में 4 की घात 1/3 को सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो पहले 4 का वर्ग यानी स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जब भी कोई संख्या दो ऐसे होती है, इस सिचुएशन में होती है कि एक संख्या उसकी घात है यहाँ और एक और घात है ब्रैकेट के बाहर, तो इन दोनों को हम गुना कर देते हैं। तो वैसे ही मैंने 2 को 1/3 से क्या करा, गुना करा, और ये साइड बाय साइड ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, अब 2 गुना के अंदर ये होता है 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो ये बन गया 2/3। तो यहाँ ही 4 की घात 2/3 गुना में 4 की घात 1/3। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि आधार एक जैसे हों और घात अलग अलग हों, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को जमा करते हैं और इसको 1 लेते हैं। जैसे कि ये देखो मैंने यहाँ रीज़न भी लिख दिया है कि घात आधार सेम है, घात अलग है, तो इन दोनों को जमा कर दिया। तो वैसे ही 4 और इन दोनों को जमा करो, देखो 2/3 जमा 1/3 ये रहा। अब यहाँ पे आधार जो है वो सेम है, तो यहाँ 3 और 2 और 1 ये भी 3 हो गया, तो ये बन गया 3/3। इसका मतलब है 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ ये क्या बन गया हमारा
ये बन गया 4 की घात 1, यानी 4 की घात 1 मतलब 4। तो यही हमारा आंसर आ चुका है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तो ये तीसरे क्वेश्चन के अंदर है, इफ़ मीन ऑफ द वैल्यू 6, 8, 10, 3, 7 एंड m इज 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कहा गया है कि यदि आंकड़ों 6, 8, 10, 3, 7 और m का माध्य 7 है तो m का मान ज्ञात करो। यानी ये सारे आंकड़े हैं m तक और इन सबका माध्य कितना है 7, तो m का मान हमें ज्ञात करना है। देखो क्या है, माध्य का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण, इन्हीं आंकड़ों को ही प्रेक्षण भी कहते हैं, ठीक है। सभी प्रेक्षणों का योग बटे में सभी प्रेक्षणों की संख्या, यानी ऊपर सभी को जोड़ के लिखना है और नीचे लिखना है कितने हैं। जैसे अब मैं बताता हूँ, देखो माध्य कितना था 7 दिया, तो मैंने इसकी जगह 7 लिखा। अब सभी प्रेक्षणों का योग यानी सबको जमा कर दो, 6 जमा 8 जमा 10 जमा 3 जमा 7 जमा m, इन सभी को मैंने यहाँ पर जमा करके लिख दिया, ठीक है। और थे कितने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ नीचे 6 लिख दिया। अब इनको जमा करोगे तो आपके पास आएगा 34, जमा में m तो जुड़ नहीं सकता, तो हमने m को जमा में रख दिया ऐसे। और ये था इसके नीचे 7 हम लगा सकते हैं, ठीक है। और ये बराबर में 6 नीचे था ही। तो अब हमने क्या करा, हमने तिरछी गुणा करी इसकी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये गया 7 के पास 6 और यहाँ पर बराबर में हो गया, इसको 1 से करा, इसको 1 से करा तो यही आ गया 34 जमा में m, ठीक है। अब 7 6 कितना होता है 42 बराबर में 34 जमा m, यही है। अब देखो ये m यही रहा, 42 है और 34 उधर गया तो घटा में हो गया, मैंने इसको इधर करके लिख दिया, ठीक है। तो m बराबर 42 माइनस 34। अब देखो m का मान कितना आ रहा है, घटाया करेंगे तो m का मान आ गया 8 और यही हमारा आंसर है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट वन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड √5, यानी कि 2 और वर्गमूल 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखे। यानी कि अपरिमेय संख्या लिखनी है, एक किसके बीच में 2 और वर्गमूल 5 के बीच में। तो देखिए हम जानते हैं कि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2.00, क्योंकि जितने भी जीरो लगाओ पॉइंट के बाद फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वर्गमूल 5 को ऐसे लिख सकते हैं 2.34। अब ये कैसे, तो देखिए जैसे अब वर्गमूल 1 है इसका होता है 1 ही, और वर्गमूल 2 है इसका मान जो होता है वो होता है 1.414, और वर्गमूल 3 होता है इसका मान होता है 1.732, वर्गमूल 4 जो होता है उसका मान होता है 2, और वर्गमूल 5 जो होता है इसका मान होता है 2.34। ये देखो इसके अंदर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 5 ये अपरिमेय संख्या है, 1 और ये वर्गमूल 4 ये नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसका मान ऐसे यहाँ से रख दिया 2.34, ठीक है। इन सब के मान होते हैं। अब देखो इनके बीच की कोई संख्या निकालनी है, देखो ये 2.0 है और ये 2.34 है, ठीक है। तो अब इसके बीच की निकाल सकते हैं, तो हम कोई सी भी अपरिमेय संख्या बना सकते हैं। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो ना तो ख़त्म होती हो और ना ही बार बार रिपीट हो रही हो। तो देखो मैंने बनाया 2 से ज़्यादा, तो 2.01, यहाँ तो 0 था, मैंने लिए 0 1, फिर 0 0 डॉट ये चलता जाएगा। यानी कि यहाँ तो देखो रिपीट नहीं हो रहा, 0 एक बार था, फिर 2 बारी, फिर 3 बारी आ गया, ठीक है। और ना ही ये ख़त्म हो रहा है, इन 3 बिंदुओं का मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा। और आप चाहो तो और भी बना सकते हो, जैसे देखो 2.02 002 0002 डॉट ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ठीक है। चलते हैं फिर, देखो 5वां क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p ऑफ द पॉइंट P2 लाइज ऑन द लाइन 3x + y = 11, यानी p के किस मान के लिए बिंदु P और 2 रेखा 3x + y = 11 पर स्थित है। यानी हमें p का मान बताना है कि जिससे ये जो बिंदु है P और 2 ये इस रेखा पर स्थित हो जाए। देखो तो क्या करना है, ये जो p है ना इसको x की जगह रख देना और जो 2 है इसको y की जगह रख देना, ये इस रेखा के अंदर, ठीक है। तो देखो हमने क्या करा, 3x की जगह पे क्या रखा, p रख दिया, जमा में y की जगह पर क्या रख दिया, 2 रख दिया, और बराबर में 11 था ही। अब देखो इसको हल करा, 3 और गुना में p तो 3p
जमा में 2 बराबर 11। ठीक है, अब ये यहाँ जमा और आ गया तो घटा हो गया, 3p बराबर 9 हो गया। ठीक है, फिर ये p यहाँ पे 3 से गुना हो रहा है तो ये 3 वहाँ गया तो भाग हो गया, 9/3 हो गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये p का मान कितना आ गया 3। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि पॉइंट -30 लाइन ऑन विच एक्सिस, यानी कि बिंदु -3 और 0 यानी 0 किस अक्ष पर स्थित है। देखो ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये होता है हमारा जिस पर हम नंबर्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ग्राफ कहते हैं इस पे। तो ग्राफ पे ऐसी लाइनें होती है तो इस लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस, और इस वाली लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। ठीक है, इसके अंदर 4 चतुर्थांश होते हैं, तभी चतुर्थांश नाम पड़ा है क्योंकि 4 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। देखो पहले के अंदर जैसे एक्स अक्ष है, इसके अंदर यहाँ पे जमा के होते हैं, यहाँ 0 होता है और यहाँ पर घटा के संख्याएँ होती हैं। वैसे ही वाई अक्ष पे यहाँ 0 होता है, ऊपर जमा वाली होती हैं और नीचे घटा वाली संख्याएँ होती हैं। ठीक है, तो देखो और ये जो बिंदु 0 होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर x वाला भी 0 होता है और y वाला भी 0 होता है ऐसे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर दोनों जमा के, तो ये पहले चतुर्थांश में x भी जमा का और y भी जमा का होगा, दूसरे चतुर्थांश में x घटा का है और y जमा का है, तीसरे चतुर्थांश में ये भी घटा का है और ये भी, तो यानी x भी माइनस और y भी माइनस का है घटा का, और चौथे चतुर्थांश में x जमा का है ये देखो और y घटा का है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश है। अब उसने बोला कि ये बिंदु -3 और 0 कहाँ पर है। देखो -3 यानी x की तरफ से गए -3 पर और y की तरफ से 0 यानी यहीं पे, तो ये कौन से अक्ष पर है, ये तो x अक्ष पर स्थित है, इस पे x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अब मान लो ये तो ये क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जो x निर्देशांक होता है ना, इसको हम बोलते हैं भुज, भुज यानी एब्सिसा। जैसे -3 है, यहाँ पर ये x है तो इसको भुज बोलते हैं। भुज क्या है इसमें 3, और y निर्देशांक को बोलते हैं कोटि यानी ऑर्डिनेट, तो इसमें कोटि कितना है, इसमें 0 है इस बिंदु के अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें कहते हैं कि 2 points having same abscissa but different ordinate lies on, यानी कि 2 बिंदुओं के भुज समान और कोटि भिन्न हो तो वे कहाँ स्थित होंगे, यानी भुज समान। देखो भुज समान जैसे मान लो एक बिंदु ये ले लेते हैं हम 1 5, ठीक है, और दूसरी बिंदु ले लेते हैं 1 6। अब देखो भुज दोनों के समान है और कोटि दोनों के भिन्न है यानी अलग अलग है, तो अब ये कौन से अक्ष पे स्थित होंगे, तो इसके लिए देखते हैं। यहाँ देखो दोनों का x कौन सा 1 है, अब इसके अंदर 5 और 6, तो यहाँ पे 5 आएगा यहाँ पर, और 6 ये अक्ष और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 6 आएगा। तो देखो ये एक पॉइंट यहाँ आएगा और एक पॉइंट यहाँ आएगा कुछ, तो ये जो है ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना, पॉइंट यहाँ पर आएगा ये वाला, तो ये देखो एक ही लाइन पे आ रहे हैं और इनसे जो लाइन बन रही है वो बिल्कुल समांतर बन रही है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से रखा हमने पॉइंट और यूँ प्लॉट करा तो ये बिल्कुल देखो इसके समांतर आ रही है, तो ये इसका उत्तर क्या होगा कि y अक्ष के समांतर एक रेखा पर स्थित होंगे। कहाँ पर होंगे, y अक्ष के समांतर एक रेखा पर स्थित होंगे। तो ये क्वेश्चन भी यहीं ख़त्म होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये है 8वां क्वेश्चन। आंकड़ों 13 5 8 6 13 4 और 14 ये संख्याएं या आंकड़े हमारे, इनका परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, यानी फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा 13 5 8 6 13 4 एंड 14। ये सारे आंकड़े दिए, इनका हमने परिसर ज्ञात करना। परिसर क्या होता है, परिसर होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटानी होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हमारी 14, फिर सबसे छोटी संख्या है हमारी 4, तो हमने सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटाया तो हमारा उत्तर आया 10। तो यही हमारा आंसर है और आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। सो थैंक यू।